Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Sindh Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. This is the chapter number 1 of Biology from the textbook of Biology for Class 9. The chapter name is Introduction to Biology. इस यूनिट में हम इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हमें बायोलॉजी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन मिलेगा, जैसे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी कितने हिस्सों में मुश्तमिल है और तकसीम है, बायोलॉजी का बाकी साइंसेस से क्या लिंक होता है, और कुरान पाक में बायोलॉजी के हवाले से क्या बातें लिखी हुई हैं और हमारा कुरान पाक बायो के हवाले से क्या कहता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अरेंजमेंट पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स वंस। बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस की ब्रांच कहलाती है, जो कि मेनली डील करती है लिविंग बींग्स की स्टडी पे। बायोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद द ओवरऑल आइडिया एंड नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कैसे वो एक दूसरे से डिफर करते हैं शेप, साइज और कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है तरतीब, मतलब क्या पार्ट और एलिमेंट ने मिल के क्या चीज़ बनाई, क्या प्रोडक्ट बनाया। बायोलॉजी असल में दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। हम लाइफ को सिंपल प्रोसेस के थ्रू ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। डाइजेशन उस पूरे प्रोसेस और निज़ाम को कहते हैं जिससे फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब खुराक को जिस्म में शामिल कर देते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टोटल फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है इन सेल्स एंड टिश्यूज़, और एंड में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं, जैसे कि CO2 वगैरह। मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट इसे कहते हैं जैसे कि जो लोकोमोशन होता है, मतलब बॉडी की मूवमेंट को हम कहते हैं, मतलब बॉडी के मोशन को हम कहते हैं मूवमेंट। और उसके किसी भी पार्ट में कोई भी मूवमेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं लोकोमोशन। एक साइंटिफिक वर्ड है गिवन टू मूवमेंट। इंट्रोडक्शन तो बायोलॉजी का हमें मिल गया। अब चलते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस की तरफ बायोलॉजी की। हमारे पास तीन मेन डिविजन्स हैं बायोलॉजी के। फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर आता है बॉटनी। बॉटनी इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज और इसका मतलब होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी मेनली प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं। फिर थर्ड डिवीज़न है माइक्रोबायोलॉजी। ये जो है इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, तो हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स। अब चलते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ। साइंस की रिसर्च 20th सेंचुरी में इतनी एडवांस हो चुकी थी कि बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की डिस्कवर हो गई, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। सबसे पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, मॉर्फोलॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो इल्म जो अशकाल और औज़ा के बारे में बताता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स किस तरह की शक्ल रखते हैं और क्या साख्त रखते हैं। फिर चलते हैं एनाटॉमी की तरफ। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। वर्ड एनाटॉमी का मतलब है कट ओपन,
तो एनाटॉमी को कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। फिर आती है सेल बायोलॉजी। ऑर्गेनल और सेल की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब भी ग्रीक वर्ड से ही है रिलेटेड, ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है और ग्रीक वर्ड है ये भी। हिस्टोलॉजी का भी इस स्टडी को कहते हैं टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स की, और प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर आती है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड ही है और ये वो स्टडी है अबाउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस, किस तरीके से कोई भी एक लिविंग थिंग फंक्शन करता है, उस स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब चलते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और ये उस स्टडी को कहते हैं जो कि रूल्स, प्रिंसिपल्स और ग्रुपिंग और नेमिंग की होती है, जो हम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मतलब कोई भी स्पेसिफिक नेम और प्रिंसिपल्स और रूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो किस तरीके से क्लासीफाई होते करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किस तरीके से एक किसी ग्रुप में या किसी भी तरीके से क्लासिफाई करने की स्टडी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। फिर चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है कि वो स्टडी जिसमें पेरेंट्स अपने जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं ऑनटू देयर चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो आदात जो आपको आप यूनिक बनाती हैं आपके ख़ानदानी नस्ब हसब के मुताबिक, आदात मतलब ट्रैट्स। फिर आती है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हम फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं एक न्यू लाइफ की, सच एज एम्ब्रियो। फिर आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मतलब कि वो स्टडी जो लिंक बताए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान में और उनका ओवरऑल इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर। फिर पैलियोंटोलॉजी, ग्रीक वर्ड है ये भी और इसका मतलब है एंशियंट, मतलब कि वो स्टडी जिसमें पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में पता लगाया जा सके थ्रू द हेल्प ऑफ फॉसल्स। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि स्टडी टू अटेन चेंज और इम्प्रोवाइजेशन बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इनटू जीन्स। इम्प्रोवाइजेशन मतलब कोई भी चेंज जीन्स में लाना जिसे हमें अपनी पसंद की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। फिर चलते हैं सोशियो बायोलॉजी की तरफ। इस स्टडी को कहते हैं जो कि सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ़ाइन करती है, मतलब कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब इतना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं कि इवेंचुअली उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। फिर आती है फार्माकोलॉजी, ये सिंपल एक ड्रग्स की स्टडी है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के होते हैं। एग्जांपल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये मॉलिक्यूल्स ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, मतलब एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ओके, लेट्स कम अप टू द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के पार्ट की तरफ। जब भी कोई चीज़ मूव करती है सच एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिज़िक्स मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। इसलिए हम कहते हैं बायो रिलेट करती है बाकी साइंसेस से, जैसे बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें लॉज एंड टेक्निक्स अप्लाई और एक्सप्लेन करती हैं प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। जैसे कि रेडियो फिज़िक्स जो है वो ब्रांच है वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो ट्रेस करते हैं द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन दी ऑर्गेनिजम्स। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। मतलब जो फॉसिल्स की हम स्टडी करते थे उसमें जो उसकी एज डिटरमिन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, रेडियो एक्टिव
आइसोटोप्स की। Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relationship of physics with biology. Sound waves जो हम यूज़ करते हैं एज एन अल्ट्रासाउंड, मतलब किसी भी चीज़ का जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं बॉडी में, तो वो जो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है वो फिज़िक्स और बायोलॉजी के टर्म्स एक्सप्लेन करती है। फिर आता है हमारे पास बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि कलेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा। अच्छा, ये जो है रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो एक रिसर्चर अपने पास रख ले किसी भी लिविंग थिंग की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की या कोई भी ग्रुप, कोई भी इस तरीके की स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जिसकी रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके नंबर्स। तो इस तरीके से हम बायोमेट्री ले सकते हैं। फिर आती है बायोकेमिस्ट्री। ये जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है मॉलिक्यूल्स की स्टडी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं। और सेल जो है वो रिक्वायर करता है authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. अच्छा, बायोजियोग्राफी की बात से ही नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इट डील्स विद द स्पेसिफिक लोकेशन और विद द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कि ये एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरी दुनिया में किस तरीके से है वो एक्सप्लेन करती है। मतलब कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एडेप्टल होते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के और उस कंडीशन के। अगर उनको किसी और जगह पे रख दिया जाए तो वो उसको बेयर नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल हम ले सकते हैं फ़िश की। फ़िश को अगर पानी में से निकाल दें तो वो ज़िंदा नहीं रह सकती। तो वो एडेप्टल है अपने फंक्शन करने में कि वो पानी में ही रहती है, वो उसी में फंक्शन करती है। तो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाए जाते ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस। फिर है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। ये मेनली डील करती है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं मीट प्रोडक्शन में, और उनकी कैलकुलेशन कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए और प्रॉफिट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बायो इकोनॉमिक्स का। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब कोई भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट में डिग्री अचीव करके कौन सी फील्ड्स में अपना कैरियर परस्यू कर सकता है। तो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सच एज मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एट्सेट्रा। इनके बारे में मज़ीद हम आगे जानते हैं। सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में बात करते हैं। मेडिसिन जो है वो एंटायरली डील करती है विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट और अदर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक डिजीज़ेस। मतलब कि कोई भी मेडिसिन एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बनी है। फिर ट्रीटमेंट भी एक स्पेसिफिक ही होता है इस एक डिज़ीज़ का, या कुछ और तरीके भी हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, लेकिन डिज़ीज़ जो है वो एक ही रहेगी। तो जो है जो सर्जरी है वो मेनली डील करती है रिपेयरिंग में और रिप्लेसमेंट में और रिमूवल में, कोई भी उस ऑर्गन का जिसमें मसला हुआ या कोई वॉर्न आउट टिश्यू या कोई भी मतलब स्किन रिप्लेसमेंट वगैरह, ये सारी जो है वो सर्जरी डील करती है ये पार्ट को। और मेडिसिन जो है वो डील करती है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में डिजीज़ की। फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पर इस चीज़ को परस्यू करने में काफ़ी फ़ायदा है। मतलब प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की इतनी प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, एवन किस्म के फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ होती है? ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। इसमें मेनली क्या काम होता है कि हम न्यू वेराइटीज़ की डेवलपमेंट की तरफ जो है ना ध्यान देते हैं। जैसे कि प्लांट्स और कोई और प्रोडक्ट की न्यू वैरायटीज़ किस तरीके से बनाएं और इसका काम किस तरीके से किया जाए, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अच्छा, फिर चलते हैं हम फॉरेस्ट्री के पार्ट की तरफ, जो कि है फॉरेस्ट एक मेन सोर्स है बायोडाइवर्सिटी का प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो कि वहाँ पर रहते हैं। अब जो है फॉरेस्ट जो है वो रिलेट करता है मैनेजमेंट, केयर, यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन नीड्स के लिए। ये जो है क्या कहते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि जो है एक ह्यूमन लाइफ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं फॉरेस्ट वगैरह, क्योंकि
टिम्बर वगैरह बहुत यूज़ का होता है, हमारे बाकी सारी चीज़ें फॉरेस्ट में होती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डेवलपमेंट के लिए भी हम वर्क करें फॉरेस्ट की, और जो है जो फॉरेस्ट हमारे एग्जिस्टिंग वंस हैं उनकी प्रिजर्वेशन, उनकी केयर, उनको यूज़ करें, उनको कंज़र्व करें, उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करें ताकि आगे जाके वो हमें फ़ायदे पहुंचा सकें। फिर आता है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट काइंड की जो है फार्मिंग होती है, जैसे कि फ़िश फार्मिंग होती है, कैटल फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म होता है, एक्सेट्रा। तो ये जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ताकि एनिमल्स की प्रोडक्शंस और उनके सोर्स ऑफ मीट में वैरायटी ला सकें, मिल्क, लेदर, वूल, एक्सेट्रा में। तो ये भी एक प्रोफेशन है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक प्लेस करता है इसमें। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। फिर चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंस की। ये भी एक प्रोफेशन होता है। इसमें जो है एनिमल्स आर मेनली कंसर्न, इनको जो है एनिमल्स को रेस किया जाता है फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और अदर प्रोडक्ट्स, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो है इंक्लूड करती है डे टू डे केयर ऑफ एनिमल्स, और इसमें होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बुल, किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग बुल को काऊ के साथ मेट कराया जाता है। ये ब्रांच जो है एग्रीकल्चर की जो है ये मेनली कंसर्न करती है सिर्फ ब्रीडिंग में डोमेस्टिक एनिमल्स की, सच एज कैटल, शीप, एट्सेट्रा। फिर आते हैं हम फिशरीज़ पे। फ़िश जो है वो बेस्ट और रिच तरीन सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। फिशरीज़ का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर फ़िश या किसी भी सी एनिमल को जो कि खाया जा सकता है, उसको जो है कैच करते हैं, प्रोसेस करते हैं और सेल करते हैं। ये जो है एक प्रोडक्टिव फिशरी का मतलब ये होता है कि ये ऐसी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और इससे जो है इंक्रीज़ इनकम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो होती है, प्रमोट होती है, लाइवलीहुड्स इम्प्रूव होते हैं, और जो है ये प्रोटेक्ट भी करती है एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। फिशरी जो है वो दो तरीके की होती है, वाइल्ड फिशरी और जो है फ़िश फार्म्स। दोनों में फ्रेश वाटर और जो है ओशन वाटर यूज़ होता है। अबाउट 500 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन फिशरीज़। फिर चलते हैं हम अपने सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशन की तरफ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। ये जो है मेनली डील करता है जीन्स से। जीन्स जो है उनको मैनिपुलेट करता है ताकि हमारी जो जीन्स में जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैनिपुलेट कर सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें, और जो है कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन वगैरह, ग्रोथ हार्मोन्स और इंटरफेरॉन एक्सेट्रा। ये सब कुछ जो है बैक्टीरिया से हम एक फर्मेंटेशन मेथड से ऑब्टेन करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, और कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे कि एंजाइम्स, ताकि वो कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सके। ये प्रोडक्शन जो है वो सर्टेन चीज़ों की होती है, लाइक ड्रग्स, सिंथेटिक हार्मोन्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ड्रग्स, सिंथेटिक हार्मोन्स, और कोई भी बल्क फूड स्टफ, जैसे कि bioconversion of organic waste and the use of genetically altered bacteria in the cleanup of oil spills. फिर चलते हैं कुरान और बायोलॉजी की तरफ। हमारे अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज हमें कुरान के ज़रिए से कन्वे करी है,
और बहुत सारी चीज़ें हम पर रिवील करी हैं, सच एज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स 1400 ईयर्स अगो हमें ये सारी चीज़ें हमारे होली कुरान में मिल गई थी। कुछ आयत जो है अल्लाह ताला की वो हमें ये सारी चीज़ें कोट करती हैं, जैसे कि सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, और सूरह अल नूर की आयत नंबर 45, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर ऑफ दैम, देयर आर सम दैट creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what he will. Allah is able to do all things. इधर ये बात समझाई जा रही है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बेसिक होता है लाइफ का, और यही जो है प्रोटोप्लाज्म ये जो है एक कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर सप्लाई को रिलेट कर रहा है। इधर से इन आयत में ये बात हो रही है प्रोटोप्लाज्म के हवाले से। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हम पर कुछ फैक्ट्स रिवील किए हैं अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और प्रोटोप्लाज्म वगैरह और एनिमल्स वगैरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम पर इस तरीके से रिवील करी हैं। फिर बात करते हैं हम हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की, जिनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा में इंट्रोड्यूस करवाने में। इनके कुछ नाम हैं सच एज़ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई, अबू अली सिना, जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंट्रीब्यूशन किए टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, इन 3 नोन साइंटिस्ट ने जो कि मुस्लिम हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जाबिर बिन हयान। ये ईरान की पैदाइश थी इनकी, और इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा मेनली इनका पार्ट रहा है, मगर इन्होंने बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी किताबें लिखी हैं, सच एज़ अल नबातियात और अल हैवान। ये फेमस बुक्स हैं इनकी प्लांट्स और एनिमल्स पे। फिर आते हैं हमारे पास अब्दुल मलिक अस्माई। ये एक जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि अल खील जो कि एक उस पे थी घोड़े पर, और एक अल अबील जो कि थी कैमल्स पर, और अल शात जो कि थी शीप पर, और अल वहूश जो कि थी वाइल्ड एनिमल्स पर, और खल्कुल इंसान थी ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में इस किताब में बताया गया है। फिर आते हैं हमारे पास बू अली सना, जो कि ग्रेट और सबसे हाई प्लेस रखते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट में, और इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। अच्छा, वेस्ट में इनको कहा जाता है एविसेना। एविसेना का मतलब होता है सन ऑफ सिना, तो वेस्ट में इनका नाम पड़ गया एविसेना। इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ेस आइडेंटिफाई करी, सच एज़ टीबी जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं। फिर जो है एक डिज़ीज़ होती है ट्यूबरक्लोसिस के अलावा मेनिंजाइटिस, जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी। और इस डिज़ीज़ में ये होता है कि ब्रेन की जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है वो उसमें जो है वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मेनिंजाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन, इसको जो है ब्रेन के एक पार्ट में वो हो जाती है इन्फ्लेमेशन, सिंपली मेनिंजाइटिस इसको कहते हैं। अच्छा, इन सारी इन्फ्लेमेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद और उनका वर्क ये था कि उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी और म्यूज़िक में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। उन्होंने उनकी जो वेल नोन बुक है वो है अल कानून और फिल तेबल शिफा। ये थे हमारे वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सिना, जिन्होंने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, और इनसे मुसलमानों का नाम बहुत ऊंचा भी होता है क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कराई हैं जो कि कोई भी नहीं जानता था सिवाय अल्लाह ताला के और कुरान पाक के। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।